गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। तो इसलिए चैप्टर 3 जो है आपका वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको हम इसीलिए अभी स्किप कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसलिए चैप्टर 4 जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज शुरू कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज पहला लेक्चर है। तो इसमें आप देखेंगे आज कि ये चैप्टर कितना आपको इजी लगने वाला है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। कोई नया कंसेप्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे कंपैरिजन कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो अगर मैं देखो यहां पे लिख लूं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और यहां पे लिख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते थे? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इक्वल टू नॉट जीरो। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन मीन्स समथिंग इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू जीरो और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहला। तो यहां भी सेम वही ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इक्वल टू नॉट जीरो, सेम वही होगा। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ए बी सी आर रियल नंबर्स क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे आज। तो चीजें जो हैं और आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स ए जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, मीन्स कि ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। माइनस ऐसे मैंने लिख दिया। ए क्या है? ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए रियल नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है। यानी ए जो है कोई भी रियल नंबर ले सकता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। लेकिन बोल रहा है ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के में से एक वैल्यू जो है जीरो, वो हम माइनस कर देंगे। अब ये कर्ली ब्रैकेट में जीरो लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? यानी ए जो है, अगर इसको नंबर लाइन पे देखो तो ए की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी,
इसके बीच में कोई भी वैल्यू ए ले सकता है एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, इसको छोड़ के। तो जीरो पे देखो हमने हॉलो सर्किल बनाया है, ये जीरो है, तो ये जीरो नहीं, जीरो वैल्यू ये नहीं ले सकता है। इस जीरो को छोड़ के माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ये ले सकता है। तो सेट का कॉन्सेप्ट सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट आप लोगों ने 9th में कुछ देखा होगा, तो सेट के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, इसको सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई चीज, जैसे मान लो कोई चीज लिखा हुआ, जैसे मान लो लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू 4 3, 4, 3 स्मॉल ब्रैकेट, ए बिलोंग्स टू 4, 3 कि इसका मतलब क्या है कि ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ए की वैल्यू जो है वो 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। ए मान लो हटा देते हैं, यहां पे मान लो x है, x बिलोंग्स टू 4 3 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो 3 और 4 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है एक्सक्लूडिंग 3 एंड 4। x की वैल्यू 3 और 4 नहीं होगी, 3 और 4 के बीच का जो इंटरवल है उसके बीच वो कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है। तो x बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो स्मॉल ब्रैकेट से लिखा है, इसका मतलब कि 4, ये 3 4, तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 3, 4, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। यानी x की जो वैल्यू होगी वो 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट 3 एंड 4, एक्सक्लूडिंग 3 एंड 4। अगर मान लो लिखा है x बिलोंग्स टू 3 एंड 4, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल ब्रैकेट। इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका क्या मतलब होता है, यहां पे देखो, इसको बोल्ड डॉटेड दिखाएंगे, ये हो जाएगा 3 एंड 4। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 3 और 4 के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है, 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है इंक्लूडिंग 3 एंड 4। 3 और 4 भी लेगा और 3 एंड 4 के बीच के सारे वैल्यू x जो है वो ले सकता है। और अगर ये लिखा है x बिलोंग्स टू मिडिल ब्रैकेट 3 4, अगर ऐसे लिखा है मिडिल ब्रैकेट, तो मिडिल ब्रैकेट या इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि x के केवल 2 वैल्यू हैं, एक 3 है और एक 4 है। इसका मतलब इंटरवल नहीं होता है। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब केवल जो इसके अंदर वैल्यू लिखे हुए केवल x की वही वैल्यू होगी, यहां पे कोई इंटरवल नहीं होगा। इसका मतलब ओनली 3 एंड 4। तो इसीलिए यहां पे हमने a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में लिखा हुआ, यानी माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर तो होता नहीं है, नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहां पे क्लोज नहीं लगा सकते, ओपन ही रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ए ले सकता है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के।
कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, मतलब एक केवल वैल्यू इसमें से नहीं ले सकता है, वो है 0। तो ये कंसेप्ट होता है, इससे आगे की चीजें आपको समझने में और आसानी होगी। तो ए रियल नंबर है बट ए इक्वल टू नॉट 0 का मतलब ये हुआ। उसके बाद से b बिलोंग्स टू r मीन्स b माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसी तरह से c बिलोंग्स टू r, c की भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है। ए के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ए माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, केवल एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। तो ए इक्वल टू नॉट 0 इसलिए लगाते हैं कि अगर ए 0 हो जाएगा तो इट विल बी नो लॉन्गर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट बिकम्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड, यहां पे हम क्या बोलते थे, 0 कि यहां क्या बोलते थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे हम क्या यूज करते थे, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या बोलेंगे, यहां भी सेम वैसे ही टर्मिनोलॉजी है। यहां बोलेंगे अल्फा बीटा आर रूट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे हम बोलते थे अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पे बोलेंगे अल्फा बीटा आर रूट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें बोलते थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros and at least no zeros। तो इसमें क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros एंड एट लीस्ट नो 0, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होंगे या मिनिमम लिस्ट जो है कोई 0 नहीं हो सकता है। यहां भी सेम वैसे ही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, बस जीरोज के जगह पे रूट्स बोलेंगे, सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो यहां भी क्या हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स आर at least no roots। ठीक है, सब सिमिलर वैसे ही चलेगा, बस यहां पे जीरोज बोलते थे, वहां रूट्स बोलेंगे, कभी कभी सॉल्यूशंस बोलेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारे कंसेप्ट्स सिमिलर हैं। तो वहां पे अगर बोलते थे इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। यानी if alpha beta are zeros of quadratic polynomial then sum of zeros minus b upon a and product of zeros is c upon a। यहां भी सिमिलर ऐसे ही यहां भी लिखेंगे if alpha beta are
roots of quadratic equation, then sum of roots, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a, and product of roots, that is alpha beta is equal to c upon a. तो इस तरह से देख रहे हैं, सब सिमिलर वैसे ही है कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या हम बोलते थे, इसके पहले हम एक स्टेटमेंट हम लिखते थे कि इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वैल्यू एट अल्फा इज जीरो। यानी इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सेम यहां भी वैसे ही लिखेंगे कि इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल और ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां भी सेम वही कंडीशन लगाएंगे, वही स्टेटमेंट यहां भी चलेगा। यहां पे इफ अल्फा इज ए जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा शुड बी जीरो। यहां भी सिमिलर ऐसे ही होगा, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब कि एक्स की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो सॉल्यूशन जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी सेटिस्फाई करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसमें एक और स्टेटमेंट हमने दिया था कि इफ अल्फा बीटा आर zeros of quadratic polynomial, then quadratic polynomial क्या होता था, px क्या लिखते थे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। क्या लिखते थे कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पे सेम यही होगा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द बेसिक इक्वेशन। अब यहां पे इक्वेशन है तो यहां पे के लगाने से फायदा नहीं है, इक्वल टू उधर ले जाओगे जीरो हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं बेसिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। देन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये होता है, के लगाने का फायदा नहीं है, के इधर जाएगा
और उधर ले जाओगे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखते हैं। तो ये इनके बीच में कुछ सिमिलरिटी, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ा, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब वही कंसेप्ट्स, उसी तरह से सब कंसेप्ट्स वही हैं, बस 0 की जगह पे क्या टर्म यूज हो रहा है, रूट्स यूज हो रहा है या सॉल्यूशंस यूज हो रहा है। तो ये एक तरह से हमारा जो फंडामेंटल्स है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरह से कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चंस कुछ कभी कभी आते हैं कि check that the given equation is quadratic equation or not। तो कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर given equation are quadratic। क्या है, x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। तो स्टार्टिंग में ध्यान करो, पहला लेक्चर में मैंने बोला था कि कभी भी ये जितने ये सब कंसेप्ट बताए हैं ये किसके लिए लागू होते हैं, ये सब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया हो। तो ऐसे ये देखने में हम श्योर नहीं हो सकते हैं, ये देखने में लगेगा कि क्वाड्रेटिक है बट एक्चुअली क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हो सकता है लीनियर हो सकता है क्यूबिक हो, है ना, या देखने में नहीं लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम चेक करने के लिए क्या होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या खासियत है कि एक टर्म होना चाहिए एक्स स्क्वायर का, फर्स्ट टर्म विल बी ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म शुड बी लीनियर एंड थर्ड टर्म शुड बी कांस्टेंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि पहला टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म होगा, दूसरा लीनियर टर्म होगा और तीसरा कांस्टेंट टर्म होगा। यानी यहां पे कोई एक्स एज ए वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए। और राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी अगर राइट हैंड साइड में कुछ भी है तो उसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सेम वही काम यहां पे करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, दिस इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इधर हमको 0 रखना है तो इसको सबको उठा के इधर ले आएंगे। तो वैसे ही देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0।
तो देखो, देखने में ये क्या दिख रहा था कि क्वाड्रेट्रिक है, मतलब यहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा था, यहां भी एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो देखने में लग रहा था कि ये क्वाड्रेट्रिक है, लेकिन एक्स स्क्वायर टर्म कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, लीनियर। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, एक्स प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए आइडेंटिटी। इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो इसको खोलो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये देखो, पहले टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस एक्स प्लस 2 ए प्लस बी। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ क्वाड्रेट्रिक पॉलिनॉमियल। तो देखो, ये देखने में दिख रहा था कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो ये किस में आ गया, क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन में। वैसे देखने में ये दिख रहा था क्यूबिक इक्वेशन टाइप का कुछ दिख रहा था, पावर 3 दिख रहा था, लेकिन 3 पावर वाला टर्म जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो क्या यहां पे हमको केयरफुल रहना है कि सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, है ना, देन वी कम टू द कंक्लूजन whether it is a quadratic या whether it is a not a quadratic equation। तो नेक्स्ट, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, वही क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी आते हैं, बस वहाँ पे जीरो टर्म यूज हो रहा था, यहाँ पे रूट्स यूज होगा, तो इसलिए काफ़ी क्वेश्चन उसमें हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे उतना क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि चेक that given value are given value is solution of इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3, चेक दैट गिवन वैल्यू इज solution of the equation, this is the equation and this is value।
क्या चेक करना हमें कि x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन टर्म यूज होगा या रूट टर्म यूज होगा, इससे हमको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन का भी मतलब हो, सॉल्यूशन का मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की एक वैल्यू 1 आएगी, इसका मतलब यही है। तो कोई इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो देख लो कैसे इसको करते हैं। LHS लिख लो। LHS क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड माइनस 1 दैट इज 3 minus 2 minus 1 that is 0. This is equal to RHS. So since LHS is equal to RHS, that's why x is equal to 1 is a solution of the given equation. तो क्या आ गया यहां पे? Hence x is equal to 1 is a solution of the equation. तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू पुट कर देना है और RHS अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब दिस वैल्यू इज अ सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो। इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 7x plus b is equal to 0. Find values of a and b. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2/3 एंड -3 इस इक्वेशन के क्या हैं? दो रूट्स हैं। तो a और b का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, एक बार 2/3 को सेटिस्फाई करा दो और एक बार x को x इज इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई करा दो। a और b में दो इक्वेशन बन जाएगा और दो इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो कैसे हो जाएगा? x एट x इज इक्वल टू 2/3 क्या हो जाएगा? a 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस इज 9, दिस इज 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0 और दिस इज 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बन गया? 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। ठीक है। इसी तरह से x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू -3 क्या हो जाएगा इक्वेशन की वैल्यू? a -3 स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू
0. This is 9a square minus 21 plus b is equal to 0. 9a, not 9a, 9a, this is 9a, not 9a square. तो ये हो जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 21. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना, एलिमिनेशन मेथड से. एक बार b को गायब कर दो या a को गायब कर दो और इस तरह से वैल्यू इसकी निकल जाएगी. तो इसमें क्वेश्चन इक्वेशन 2 में इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 9b आ जाएगा, फिर माइनस कर दो, b कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी. a की वैल्यू 1 या 2 किसी में पुट कर दो, b की वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है. तो इस तरह से a और b की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वही स्टेटमेंट 1 इसमें यूज हो रहा है, उसी का कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है कि अगर x इज इक्वल टू एल्फा इक्वेशन का सॉल्यूशन है या रूट है, तो वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा. यानी x की वैल्यू वो पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड हियर. तो स्टूडेंट्स अपना थोड़ा कीमती टाइम अपना निकालिए और फीडबैक दीजिए प्लीज कि आपको कैसा लग रहा है, स्पीड पढ़ाने का स्लो है या फास्ट है, आपको कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है. तो मेरी तो जितनी कोशिश है कि जितना मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ. फिर भी आपका फीडबैक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे हमें और इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलेगी. तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि जो मेरे वीडियो हों आपको आसानी से मिल सकें. और इसको जितना स्टूडेंट्स के बीच में इसको वायरल करें उतना ही अच्छा होगा. स्टूडेंट्स, मैं टीचर नहीं हूँ, टीचिंग मेरा प्रोफेशन भी नहीं है. मैं एक इंजीनियर हूँ और एक एनआईटी से मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में. और मैंने 10th जो है वो 87 में किया था. तो मुझे कम से कम लगभग 35 साल हो गए हैं. तो अभी भी मेरे मतलब मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक़ है, इंटरेस्ट है, और मैं एक मतलब एजुकेटर बनना चाहता था, लेकिन एनीवे जॉब में जाना पड़ा. तो अभी मेरा एक पैशन है बच्चों को मतलब शिक्षा देना, इसीलिए मुझे चीज़ें आज तक अभी भी याद हैं, नहीं तो 35 साल में कहाँ याद रहती हैं चीज़ें. तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और आप लोगों को मैं मतलब श्योर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरे लेक्चर से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा. और क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो आप लोगों को आने वाले टाइम में काफ़ी हेल्प करेगा. तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको आसानी से मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको गार्जियन जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी अपने नियर एंड डियर हैं या अपने जानने वाले हैं उनको भी आप इसको वायरल करने का काम करें, ताकि मेरा जो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये मदद पहुँचे. तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो
नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि इसमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। एक पोर्शन तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जो कॉमन है पॉलिनॉमियल में भी और इसमें। यहाँ पे हम देखेंगे रूट्स को फाइंड आउट करना, रूट्स को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो रूट्स को फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, क्या है कि अगर आपको किसी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो इक्वेशन को आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको रूट्स जो है निकल जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के देयर आर 3 मेथड्स इन आवर कोर्स। तो पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड बहुत ही ओल्ड मेथड है और काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ये है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड है, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो ये बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का या उसके सॉल्यूशंस निकालने का 3 मेथड है ना। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले से आप रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसको श्रीधराचार्य जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने इस फार्मूले को निकाला था। तो देखो क्वेश्चंस इसमें अलग अलग तरीके से पूछने का इसमें उनका तरीका है। जैसे अगर मान लो पूछे कि इक्वेशन दे दे और अगर पूछा जाए कि इसमें रूट्स निकालो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास चॉइस नहीं है, हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमको करना है। मतलब वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज फैक्टराइजेशन मेथड। अगर बोल दे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो तो हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। अब आप लोग के सिलेबस में कमेंट करना कि ये है कि नहीं, पिछले साल इसको हटा दिया था। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर बोले क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करो तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यू हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन अगर केवल ये दे दे कि इक्वेशन दे दे, बोले फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तब आप फ्री हो, कोई भी यूज कर सकते हो मेथड। लेकिन कई बच्चों को थर्ड मेथड बहुत पसंद है क्योंकि इसमें सीधे वैल्यू पुट करते हैं ABC की और इसके रूट्स निकल जाते हैं। लेकिन ये फार्मूला याद रखना अपने आप में थोड़ा एक चैलेंज है और इसमें थोड़ी मिस्टेक्स के चांस रहते हैं, प्लस माइनस बहुत ज़्यादा है। अभी फार्मूला लिखेंगे तो आप लोगों को लगेगा, लेकिन एनीवे ये फार्मूला इतने क्वेश्चन करते हैं कि याद हो जाता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसी मेथड से ये फार्मूला आया है। दिस फार्मूला इज डिराइव्ड बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब डेरिवेशन करेंगे तो देखेंगे। और फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ओल्ड टेक्निक है ना। प्रॉब्लम क्या है कि अगर
कुछ भी नहीं लिखता है ना। तो सबसे मेन कि हमको एक चैलेंज आएगा, अगर बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड से करो, इसका मतलब उसके फैक्टर हो रहे हैं तभी तो बोल रहा है, अगर नहीं होंगे तो नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन अगर ऐसे कोई इक्वेशन दे दे, बोले फैक्टर करो, हो सकता है कि उसके फैक्टर नहीं होंगे, मतलब उसके कोई रूट नहीं होंगे। ये भी तो हो सकता है कि इक्वेशन हैज नो रूट्स। अगर नो रूट्स हैं तो इसका मतलब उसके फैक्टर ही नहीं होंगे। जब रूट नहीं है तो फैक्टर कहां से होंगे। तो हो सकता है इक्वेशन के फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रहा है और लगे हुए वो फैक्टर करने में, है ना। तो इसके लिए क्या मतलब, अगर कोई भी मेथड न दिया हो, मेंशन न किया हो, तो देखने से इतना अंदाजा हो जाता है कि हमको लग जाता है कि फैक्टर होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो बहुत पहले हम वो बताए थे तरीका आप लोगों को कि आप डी निकाल लो, डी निकाल लो। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन, डी क्या है, डी बता चुके हैं, डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप डी की वैल्यू निकाल लो। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर होंगे, मतलब उसके रूट्स होंगे। अब फैक्टर होगा कि नहीं होगा ये श्योर नहीं है। रूट्स उसके होंगे, यानी उसके दो उसके ग्रेटर देन 0 है तो उसके रूट्स होंगे। उसके आगे बताया था कि अगर ये वैल्यू, अगर कोई स्क्वायर नंबर आ रहा है, स्क्वायर नंबर आ रहा है, तब उसके रूट्स, फैक्टराइजेशन भी हो सकता है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो रूट्स कैसे निकालते हैं, या तो कंप्लीटली मेथड से निकलेगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकलेगा। तो स्क्वायर नंबर आना चाहिए। अगर स्क्वायर नंबर आता है फैक्टराइजेशन कर दो आराम से, सबसे इजी पड़ता है ये करने में, है ना, स्टेप्स भी कम लगते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हमको फैक्ट सारे ये मेथड आना चाहिए। मेंशन कर देगा फिर क्या करेंगे, अगर मेंशन कर दिया कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, तो हम ये इससे अगर निकालोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मेथड सारे हमको आना चाहिए, और उसके बाद अगर नहीं लिखा है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा मेथड इजी उस क्वेश्चन को देखते हुए लगता है, उसका यूज हम करेंगे। तो ये था थोड़ा सा डिस्कशन कि कौन सा मेथड कैसे यूज करना है और कैसे हम करने से पहले हम क्या करें, डी की वैल्यू निकाल लें। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तो फैक्टर होगा ही नहीं, तो फिर इस मेथड से करोगे तो होगा ही नहीं, फंसे रहोगे। तो आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एक एक मेथड को देखेंगे कि इस मेथड से हम कैसे रूट्स निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ये तीनों मेथड्स को यूज करते हुए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है हम रूट्स या उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मेहनत करो, आप लोग प्रैक्टिस करो खूब ज़्यादा, है। और बिना प्रैक्टिस के होता नहीं बच्चों, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से ही मिस्टेक्स कम होते हैं। प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा ये है, जो बच्चे पूरा परफेक्ट नंबर लाते हैं साइंस में, मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो कुछ अलग नहीं होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहता है। वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स पूरा सिलेबस को रिवीजन कर चुके रहते हैं, तो उनके गलतियां कम होती हैं एग्जाम में, उनके क्वेश्चंस मिस्टेक्स कम होते हैं, जिससे उनको परफेक्ट नंबर आता है। एक बार पढ़ने से आपको सब समझ में आ जाएगा, करने का ढंग भी आ जाएगा, मिस्टेक्स के चांस रहते हैं तो आपके कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक्स हो जाएंगे, है ना। थ्योरी पढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको मैथ्स में, साइंस में आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मीन्स आपको क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आपको जाके कॉन्फिडेंस आएगा।
तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।